नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंस का आंसर राइटिंग हमें कैसे करना होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि मेंस आंसर राइटिंग जो है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी परीक्षा में, जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में लगे हुए हैं, उस फील्ड में मेंस का जो पेपर होता है, वो कितना ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप लोग को भी चाहिए भी कि आप पहले तो टॉपर्स की कॉपियाँ देखें कि वो कैसे लिख रहे हैं, जिनकी रैंक 600 के ऊपर है, जो टॉप 10 में हैं, जो 100 के ऊपर हैं, सबकी कॉपियों को आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखना और समझना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें एक तरीका मालूम पड़ता है कि हमें लिखना कैसे। नहीं तो आप मालूम है 1000, 2000, 2500, 3000 चाहे जितने उत्तर लिख लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ देखिए, टॉपर्स की कॉपियाँ समझिए, और उसी आपके रास्ते को मैं सरल करने के लिए मैं टॉपर्स की कॉपियाँ उठा रहा हूँ। आपका रास्ता और सरल हो सके, वो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आलोक प्रसाद सर की कॉपी को उठाया है, और मैंने इस कॉपी को दृष्टि की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है भारत में रसद। देखिए, कॉपी अनचेक्ड है, बहुत अच्छी बात है, और चेक्ड कॉपी भी अपलोड है, लेकिन यहाँ पर अनचेक्ड कॉपी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इससे और बेहतर होता है समझना हम लोगों को। तो यहाँ पर है, भारत में रसद क्षेत्र को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों को गिनाइए। तो बहुत सीधा सीधा प्रश्न है और बहुत ईजी भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ऐसे टर्म्स को, जो जैसे रसद सब क्षेत्र यूज किया गया है, तो आप अच्छा है कि सबसे पहले भूमिका में, इंट्रोडक्शन में, आप रसद क्षेत्र क्या होता है उसे परिभाषित कर दीजिए। दूसरे पैराग्राफ में आप चुनौतियों को बता दीजिए। ठीक है, फिर थर्ड पैरा में आप उपायों को गिना दीजिए कि क्या उपाय गवर्नमेंट कर रही है, मतलब इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों को गिना देना है। ठीक है, फिर निष्कर्ष लिख देना है। इस तरह से देखें तो 4 पैरा हमारे बन रहे हैं। ध्यान देना है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र के बाद आप जब चुनौतियों को गिना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब चुनौतियां आपके सामने होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है, उन चुनौतियों की वजह से कुछ ना कुछ निगेटिव परिणाम पड़ेंगे रसद क्षेत्र पर। तो रसद क्षेत्र पर या उससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, तो आप साथ ही साथ निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं उसको भी बता दें। अब इसके लिए अलग पैरा का आप यूज करेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि निगेटिव इम्पैक्ट या निगेटिव जो प्रभाव हैं, प्रश्न में तो पूछा नहीं है। यही बात है, यही समझने की हमें ज़रूरत है कि ऐसे प्रश्नों में ज़रूरी नहीं कि आपको सीधा सीधा बोल देगा चलो बताओ, निगेटिव प्रभाव भी गिना के बताना है, आपको चुनौतियाँ भी बताना, सब नहीं बताएगा। लेकिन आप क्या है कि यदि रसद क्षेत्र को समझाने के बाद चुनौतियों को बिंदुवार क्रम में आप समझा रहे हैं, साथ ही उन चुनौतियों को जब बिंदुवार क्रम में आप समझा रहे हैं, तो उसी में ही निगेटिव परिणाम भी बता दीजिए, गिना दीजिए कुछ ही शब्दों में, 5-6 शब्द में, 7 शब्द में, कि ये निगेटिव, इन चुनौतियों की वजह से ये निगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये बेहतर तरीका है। फिर इसके बाद आप उपाय गिना दीजिए कि देखिए चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों की वजह से जो उपरोक्त मतलब संदर्भ में आपने बात की है कि इन चुनौतियों की वजह से ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं संबंधित क्षेत्रों में, इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ उपाय की है, वो कौन से उपाय हैं उनको गिनाते हुए फिर निष्कर्ष पे हमें आ जाना है। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है वो हम बात करेंगे, पहले अब हम उत्तर को पढ़ते हैं। देखिए, लॉजिस्टिक्स से तात्पर्य किसी वस्तु के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने की संपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें परिवहन, माल चढ़ाना, माल उतारना, उतरना लिख दिया, ठीक है, उतारना, कस्टम क्लियरेंस, भंडारण इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। मतलब उत्पादन से लेकर के उपभोग तक, जो उपभोक्ता है उसके बीच के जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो सब क्या है, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में शामिल होंगी। ठीक है, ठीक है, भूमिका ठीक है, भूमिका में कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका बेहतर है। अब हम आगे चलें तो भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं, अब वो टाइम आ गया कि अब हम चुनौतियों को बिंदुवार क्रम में बताएं। ठीक है, कई बच्चों में होता है कि मैंने देखा है कि चुनौतियाँ बताते समय वो सोचते हैं कि कितने पॉइंट वो लिख दें, 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, मैक्सिमम यदि 150 शब्द के हैं और ऐसे 3-4 पक्ष बन रहे हैं, तो आप 4 से 5 पॉइंट बता दे रहे हैं ठोस तथ्यों उदाहरणों के साथ, तो पर्याप्त है। ठीक है, 4 से 5 मैं बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए,
पहला पॉइंट है, भारत में लॉजिस्टिक इंफ्रा की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा मात्र 2% है, जो कि बहुत कम है। फिर दूसरा पॉइंट है कि चीन की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक लागत 5 गुना अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की प्रतिस्पर्धा घटती है और निर्यात कम होता है। देखिए, यहाँ पर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है जीडीपी का, अभी वर्तमान में देखें तो 14 से 15% तक है, और चीन का यही 8% है, और अमेरिका का जहाँ तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ वो 12 से 13% के आसपास है। तो यहाँ पर देखें तो जीडीपी जो लॉजिस्टिक लागत है भारत में 14 से 15 है, वहीं चाइना में कितनी है, 8% है। ठीक है, जीडीपी का लॉजिस्टिक लागत। तो इस संदर्भ में भी लिखा जा सकता था कि इस तरह से मतलब ये लागत पड़ रही है, और इससे क्या हो रहा है कि परिणाम स्वरूप भारत की प्रतिस्पर्धा घटती है, क्योंकि जब लॉजिस्टिक लागत बहुत ज़्यादा भारत में है और दूसरे देश में कम है, तो जो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो किसी और देश में जाएगा तो वो सस्ता होगा, और भारत का क्या होगा, भारत में यदि लॉजिस्टिक लागत ज़्यादा है तो वो चाइना की अपेक्षा हमारा जो प्रोडक्ट होगा, यदि वो बाहर कहीं जा रहा है किसी देश में, तो वो महंगा होगा, तो हमारे प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, जब बल्कि उसी जगह जो चाइना का प्रोडक्ट होगा लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है, निर्यातक जो होते हैं भारत में, जो निर्यातक हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा हुआ है कि आपने चुनौतियों को बताया, चुनौतियों के साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं आपने उस इसमें प्रमोद सर क्या नाम था, सर ने निगेटिव इम्पैक्ट को भी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आलोक सर हैं, तो इन्होंने यहाँ क्या कर दिया है कि निगेटिव जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो भी बता दिया है। यही तरीका हमें अपनाना है। ठीक है, तो ये आपको लगा होगा कि पढ़ने के जब आप पढ़ रहे हो तो चुनौतियां आपको सिर्फ दिख रही हैं, नहीं, आपको ये भी बारीकी नज़र से देखना होगा कि इसमें निगेटिव जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, वो भी बता दिया गया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा घटेगी और निर्यातक को नुकसान होगा। आगे चलें तो भारत में उच्चतम गुणवत्ता के बंदरगाह के अभाव के चलते भारत को भारी सामान उतारने हेतु श्रीलंका व सिंगापुर के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, यदि यहाँ पर और भी कुछ चुनौतियों को जोड़ना हो तो ये लिख सकते हैं कि जो भारत में जो बंदरगाह हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इतने विकसित नहीं हैं कि किसी भी क्या बोलते हैं उसको, जहाज़ में एक शब्द बोल ले रहा हूँ, जो भी बंदरगाह पे जहाज़ आ रहे हैं बहुत सारे माल को लेकर के, वो क्या कर रहे हैं कि जहाँ सिंगापुर में उनको प्रवेश से लेकर के प्रस्थान होने में जहाँ उनको सिर्फ 1 दिन का समय लगता है, वहीं भारत में इनको 2 दिन का समय देना पड़ जाता है। इसके पहले, अभी वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ, इसके पहले की बात करें कि 2017, 14, 15 की बात करें, उधर जाएं तो उस टाइम पे भारत को 4-4 दिन लग जाते थे, और वर्तमान में देखें तो ये कम हुआ है। ठीक है, ये चुनौतियां हैं। अब इनकी वजह से भी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। इतना टाइम लगेगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें भी निगेटिव इम्पैक्ट में हम बता सकते हैं कि लागत बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। फिर आगे देखें, आयात निर्यात में कस्टम क्लियरेंस हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का अभाव है। सिंगल विंडो सिस्टम का अभाव होने की वजह से क्या हो रहा है कि आयातक या निर्यातक को नुकसान हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि कोई निवेशक भारत में निवेश किया है, वो कोई वस्तु या माल को मंगा रहा है कहीं से, और उसको इतना टाइम लगेगा, तो वो निवेश हतोत्साहित होगा, किसी भी देश की स्थिति यदि ऐसी है तो हमें निगेटिव इम्पैक्ट भी साथ में बता देने हैं। सर ने 1-2 पॉइंट में क्या किया है, निगेटिव इम्पैक्ट को बताया है, जबकि आपको 1-2 निगेटिव इम्पैक्ट और बता देंगे तो बेहतर होगा इसी बिंदु के साथ। अब हाल ही के दिनों में सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है। अब प्रयास क्या कर रही है, लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा दिया गया, बहुत बढ़िया है, अवसंरचना का दर्जा दिया गया लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी, ताकि अब इससे क्या होगा कि जो भी अवसंरचना के आधार पर लोन या कर्ज इनको आसानी से मिल भी सकेगा, तो अच्छा प्रयास था। सड़क परिवहन को तीव्रता से बढ़ाया जा रहा है। भारत में प्रतिदिन 25 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है, जो वर्तमान में 35 से 36 के आसपास है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं लगभग। देखिए, एग्ज़ाम में किसी को याद नहीं रहता कि क्या है एग्जैक्ट, बस यदि आपके माइंड में ये है कि
25 ये है, माइंड में आप एक आइडिया लेके चलिए, 30 के ऊपर है या 35 के आसपास है तो नहीं याद है तो आप लगभग लगा करके लिख सकते हैं कि 35 और 36 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क निर्माण हो रहा है। ठीक है। भारतमाला परियोजना एवं सागरमाला परियोजना के माध्यम से अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। साथ ही साथ आप एक दो और जो प्रयास हैं वर्तमान में किए जा रहे हैं वो लिख सकते हैं, मतलब इसमें ऐड करना हो, जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही पीएम गति शक्ति योजना जैसे आदि प्रयासों को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आप निष्कर्ष में आइए तो लॉजिस्टिक क्षेत्र भारत के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक है। ठीक है, निष्कर्ष लिख रहे हैं सर, बढ़िया है। उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक है। अब जो निष्कर्ष होता है ना उसमें थोड़ा उम्मीद ये कम होती कि आप इस फॉर्मेट या इस डायग्राम या इस आधार पर आप समझाएं, वो थोड़ा कम ठीक सा लगता है। लेकिन बात ये है कि बताया भी गया है, लेकिन इस सब में क्या है, दम है इन सब में, मतलब ये जो तक इंडिकेट करके बताए गए हैं ये प्रभावशाली हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब नंबर कट सकते हैं, लेकिन नंबर यहाँ पे भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें क्या है कि लॉजिस्टिक क्षेत्र मजबूत होगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक गुणवत्ता बढ़ जाएगी। मतलब किसी एक कंपनी का एकाधिकार होगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ पाएगी, या मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। और यहाँ पर इस क्षेत्र से जोड़ें तो यदि लॉजिस्टिक क्षेत्र मजबूत होगा तो कई सारी कंपनियां खड़ी होंगी, या कुछ और भी इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो एक दूसरे से लोग कंपटीशन करेंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ भी जाएगी, निर्यात बढ़ेगा। जब निर्यात बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया जाने लगेगा, रोज़गार बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब फिर से वही रोज़गार बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अब इसको समझें तो लॉजिस्टिक क्षेत्र मजबूत होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा। एक मतलब सर्किल करके कुछ समझाने का प्रयास है, तो आप इसको विश्लेषण फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे तो और बेहतर होगा। और अच्छी बात है कि आप जो वर्तमान में मतलब विश्व बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है उसको भी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा कि लॉजिस्टिक क्षेत्र भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक है। और इसी संदर्भ में जो उपरोक्त प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। इस तरह से यदि निष्कर्ष की आप समाप्ति कर रहे हैं ना तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। यहाँ पर यदि नंबर देना हो ओवरऑल इसको चेक करने के बाद, तो आप यहाँ पर 10 में से 4 4.5 नंबर आराम से दे सकते हैं। मतलब 4 से लेकर के 4.5 के बीच में दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये ऐड कर दे रहे हैं आप, सूचकांक को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा निष्कर्ष को और बेहतर कर रहे हैं तो 5 नंबर तक पाया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम सीखते रहेंगे, ध्यान देना है, यही सब से सीखना है हमें। अब इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन देखें तो बहुत बेहतर है। कई लोग क्या होता है कि बच्चे यहाँ भूमिका उनकी ख़त्म हो रही है तो क्या करते हैं कि दूसरा पैराग्राफ एकदम यहीं से शुरू कर देंगे, फिर समझ में ही नहीं आ रहा है कि भूमिका कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है। थोड़ा स्पेस दे दिया गया, चलो ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप शुरू के 15 से 20% तक स्थानों को छोड़ करके नए पैरा की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। ठीक है। तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना सजेशन दीजिए, आपको कैसा लग रहा है और कितना बेहतर हम क्या इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।